जय भीम, नमो बुद्धाय। कल एक नया फरमान जारी हुआ केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से। वो है प्रियंका गांधी वाड्रा को जो बंगला अलॉट हुआ है लुटियन जोन्स में, उसको खाली करने का फरमान जारी हुआ है। 1 महीने के अंदर उन्होंने खाली करना है। शहरी विकास मंत्रालय का कहना है कि चूंकि प्रियंका को कोई ख़ास खतरा नहीं है, उनसे एसपीजी की जो प्रोटेक्शन था वो नवंबर पिछले साल हटा लिया गया था, इसलिए अब उन्हें लुटियन जोन्स में जो बड़ा बंगला दिया हुआ है उसको उन्हें खाली करना पड़ेगा। अजीब तर्क है। भारतीय जनता पार्टी के जो वयोवृद्ध नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और श्री मुरली मनोहर जोशी, ये भी स्टालवार्ड हैं भाजपा के। इन दोनों को ही निर्देशक मंडल में डाल दिया गया है और दोनों ही अब सांसद नहीं हैं। इनके लिए क्या खतरा हो सकता है कि उन्हें उसी तरह के बंगले अलॉट हुए हैं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को हुए थे। मैं समझता हूँ हमारा देश इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता कि देश पर कुर्बान होने वाले हमारे नेताओं के वसंजों के प्रति इतना निर्दय हो जाए। आपको ज्ञात होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके साथ छल किया था चीन ने, हिंदी चीनी भाई भाई का नाम देकर, नारा देकर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने चुप्पी नहीं साधी थी, वो डरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे देश को अवगत कराया था कि देश पर चीनियों ने हमला कर दिया है, हमें नौजवानों की ज़रूरत है जो अपने देश की रक्षा कर सकें। लाखों लोग भर्ती हुए, देश की रक्षा हुई। जिस समय उन्होंने शुरू में अटैक किया था वो जगह तो उन्होंने ले ली, लेकिन आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया हमारे जाबाज फौजियों के द्वारा, जो बहुत ही पुराने तरह के हथियार जिनके पास थे। उनके पास नए आयुध नहीं थे, नया गोला बारूद नहीं था, नई तकनीक नहीं थी, जबकि चीन हमारे से तकनीक में, गोला बारूद में और फौजी साजो सामान में कहीं आगे था। फिर भी हमारे निहत्थे फौजियों ने, लगभग निहत्थे फौजियों ने चीन के 500 लोगों को मारा था, 500 जवानों को मारा था और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीन के इस दगाबाजी का इतना सदमा लगा कि सन 62 के बाद सन 64 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी अपनी कुर्बानी दी देश हित में। स्वर्ण मंदिर के अंदर भिंडरावाले ने पंजाब को भारत से अलग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरा असला और गोला बारूद से भरा हुआ था वहाँ जो स्वर्ण मंदिर है, अकाल तख्त, जिस पर उसने कब्जा कर रखा था। इंदिरा गांधी ने फौज को आदेश दिया और फौज ने भिंडरावाले से न केवल पंजाब को सुरक्षित किया, बल्कि भिंडरावाले की उस जो फौजी कार्रवाई में मृत्यु भी हो गई। इसके लिए सरदारों ने, सिख कौम ने
भिंडरावाले को तो शहीद माना, जबकि इंदिरा गांधी को अपना दुश्मन मानते हुए उनके ही जो एसपीजी कमांडो में से एक था सरदार, उसने उनको गोलियों से भून दिया। तो देश की अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी। उसके बाद राजीव गांधी भी देश की अखंडता के लिए ही कुर्बान हुए। राजीव गांधी बहुमत से केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन बाद में अगले चुनाव में उनको इस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, उनको इस तरह बदनाम किया गया कि वो मेजॉरिटी नहीं ला पाए। राजीव गांधी बहुत ही भले आदमी थे। उन्होंने कहा अगर हमें मेजॉरिटी नहीं मिली है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। वीपी सिंह ने सरकार बनाई, लेकिन उसने ऐसी दगाबाजी की कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु में जाते हुए तमिलनाडु में ही धनु नाम की एक तमिल महिला ने मानव बम बन के उनकी हत्या की। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी ने श्रीलंका को फौजी सपोर्ट दी थी लिट्टे के खिलाफ। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन था जिसको बाद में श्रीलंका ने फौजी कार्रवाई करके ख़त्म किया। तो इतनी कुर्बानियां देने वाली कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी शायद ये समझती है कि जनसंघ के ऊपर जो 2 बार प्रतिबंध लगाया गया वो कांग्रेस ने लगाया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लगाया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था जब वो गृह मंत्री थे केंद्र सरकार में और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने 2 बार जनसंघ पर प्रतिबंध लगाया था। और ये देखिए इनकी नौटंकी कि जिस आदमी ने जनसंघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया उसकी तो सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्थापित कर दी, चीन से बनवाकर। कहा जाता है कि उसमें मात्र 326 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि चीन को भुगतान 3000 करोड़ का किया गया। तो बीच का पैसा कहाँ गया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर राजीव गांधी के समय पर होते और उन्हें कुछ ही कम सीटें आती तो वो तोड़ जोड़ करके सांसदों की खरीदारी करके केंद्र सत्ता पर काबिज हो जाते, लेकिन राजीव गांधी ने नहीं किया। आज का जो भारत है वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी के नकारने से सत्य कभी जो है असत्य नहीं हो सकता, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे नरेंद्र मोदी जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, कांग्रेस सरकार के समय बनाए हुए नवरत्नों को बेच कर ही सबसे अमीर प्रधानमंत्री, सबसे अमीर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी, सबसे बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना है। ये देश के साथ गद्दारी है, लेकिन ये समय का चक्र है कि जो गद्दार है वो सत्ता पे बैठे हैं और जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश को प्रगति के पायदान पर चौथे मुकाम तक पहुंचाया था, उसको
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पानी पी पी कर कोसते हैं। ये धोखा है, बेईमानी है, ये छल है, छलावा है। ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कब तक शासन में रहेगी? कभी ना कभी तो इसका अवसान होगा। जो हालात आजकल देश में बन रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पतन बहुत ही नज़दीक है। इनको सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि कल को हमारे लिए भारी पड़ जाए, कल को हमें जवाब देना मुश्किल हो जाए, कल को हमें भारत की जनता के सामने मुंह ना छुपाना पड़े। तो मेरी देशवासियों से आग्रह है, विनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के छलावे में ना आए, हमारे प्रधान सेवक के छलावे में ना आए, झूठे राष्ट्रवाद के छलावे में ना आए, बल्कि जो सही राष्ट्रवाद है, जिस पर हमारे देश के अनेक जाबाजों ने, अनेक फौजियों ने, अनेक हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना बलिदान दिया, देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। उस समय भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नामो निशान नहीं था। जनसंघ तो हमेशा से ही अंग्रेज़ों की पिट्ठू रही है। आरएसएस अंग्रेज़ों का पिट्ठू रहा है। तो आरएसएस और जनसंघ या भाजपा, ये देश की गद्दार पार्टियां हैं, ये देश की दुश्मन पार्टियां हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।